नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्ट अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 ध्वनि। ध्वनि के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए ध्वनि क्या होती है और कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि को किस मात्रक से मापते हैं, ध्वनि का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, ध्वनि की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और ध्वनि हमारे लिए कैसे आवश्यक है, और ध्वनि संबंधी जो कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, जो कुछ बीमारियां हैं हमारे दैनिक जीवन में या ह्यूमन लाइफ में, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखिए ध्वनि के बारे में है, स्रोत दिए हुए हैं। देखिए ये संगीत के स्रोत हैं जिनसे हम मानते हैं कि संगीत के स्वर के साथ में जो म्यूज़िक है ये उत्पन्न होता है। कुछ वाद्य यंत्र हैं। इसके साथ में ध्वनि से हम कैसे लोगों को पहचानते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि जैसे दरवाजे पे दस्तक होती तो हमें मालूम चल जाता है कि कोई व्यक्ति आया है। और लुका छिपी के खेल में व्यक्ति के सांस लेने की गति से या फिर उसके पैरों की आहट से हमें ये मालूम चल जाता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास है और किस दिशा में है। तो ये ध्वनि ही है जो हमको बोध कराती है। इसके पश्चात है आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की सूची हमको बनाना। हमको कौन कौन सी चीज़ों की ध्वनि सुनाई देती है। तो सबसे पहले तो ध्वनि आपको बोलने की सुनाई देगी। फिर कोई काम आप करते हैं उसकी ध्वनि सुनाई देती है। जैसे किचन में काम होता है तो उसकी ध्वनि आपको अलग सुनाई देगी। बाथरूम में अगर कोई कपड़े धो रहा है या नहा रहा है तो उसकी ध्वनि अलग सुनाई देगी। फिर अगर कोई मैकेनिक की शॉप है जहाँ पर गाड़ियाँ सुधरती हैं, उसकी ध्वनि आपको अलग सुनाई देगी। तो उस प्रकार अलग अलग जगह से आने वाली ध्वनियाँ अलग अलग तरह की होती हैं और उन ध्वनियों को हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये ध्वनि किस स्रोत से आ रही है और कहाँ क्यों उत्पन्न हो रही, कैसे उत्पन्न हो रही है। इसके पश्चात कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं और कुछ ध्वनियाँ दूसरी ध्वनियों की अपेक्षा प्रबल क्यों लगती हैं। तो ये ध्वनि के संबंधित बेसिक क्वेश्चन हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, इसमें देखिए कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है वो एक तरह से कंपन है। ध्वनि जहाँ भी उत्पन्न होगी वहाँ जिस स्रोत से ध्वनि उत्पन्न हो रही है वहाँ किसी भी प्रकार का कंपन जरूर होता है। जैसे यहाँ पे कुछ देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये बच्चे मेटल की एक बर्तन को, बाउल को बजा रहा है। तो मेटल के बर्तन को जब डंडी के द्वारा मारा जाता है तो मेटल के बर्तन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनमें कंपन उत्पन्न होता है। तो वो कंपन जो है वो हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। इसके पश्चात कंपन की डेफिनेशन है। तो कंपन क्या होता है, देखिए कक्षा 7 का ये कॉन्सेप्ट है कि जब किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कंपन मतलब एक ऐसी गति है जिसमें कि कोई वस्तु या कोई पिंड या कोई कण एक माध्य स्थिति के दोनों ओर बराबर गति करता है। कंपन को जो हमारी आवर्त वाली जो घंटे वाली जो घड़ी होती है उसमें हम देख सकते हैं, ये आवर्त होता है। तो ये कंपन गति है। इसके पश्चात ये कॉन्सेप्ट है कि जो वस्तुएं कंपनित हो जाती हैं, जिनमें कंपन हो जाता है, वो वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे कि धातुएं हैं। लेकिन ध्वनि उत्पन्न होते हम क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो कंपित होने वाली वस्तु हैं उसमें जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो कण होते हैं उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उनको देख नहीं पाते। आयाम का मतलब क्या होता है, आयाम भी मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। आयाम मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जो ध्वनित हो रही है उसमें उसकी माध्य स्थिति के दोनों ओर कण जितनी अधिकतम दूरी तक जाते हैं वो आयाम कहलाते हैं। आमतौर पर देखिए ये एक बार गया फिर वापस आया, फिर एक बार गया फिर वापस आया। जो घड़ी है, जो घंटे वाली घड़ी होती है, उसमें पेंडुलम जो है वो ऐसे ऐसे गति करता है। तो मध्य स्थिति से जो मैक्सिमम जाता है वो उसका आयाम कहलाता है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, आवर्त काल भी है। तो आवर्त काल भी समझ लीजिए कि मध्य स्थिति से 0 पॉइंट से यहाँ मैक्सिमम गया, फिर वापस मध्य स्थिति में आया, फिर यहाँ मैक्सिमम गया, फिर यहाँ वापस आ गया। इस तरीके से एक बार लेफ्ट में, फिर 0 पॉइंट, फिर एक बार राइट में, फिर 0 पॉइंट। तो ये जो समय लगता है इसको आवर्त काल कहते हैं, और जितनी दूरी ये तय करता है इसको आवृत्ति कहते हैं। तो ये ध्वनि के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके पश्चात ध्वनि के कुछ वाद्य यंत्रों के नाम हैं कि मंजीरा,
घटम, नूट, करताल, ये सब वाद्य यंत्र अलग अलग प्रकार से ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। मतलब इनमें जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो भाग हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके पश्चात ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके लिए है, यहाँ बोला गया है कि मनुष्य मानवों में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। देखिए हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पे ये लैरिंक्स या स्वर यंत्र के बारे में दिया गया है। वाक यंत्र भी इसको कहते हैं, इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। तो एक्चुअली में हमारे गले का ये जो भाग होता है, यहाँ आप छू के देखेंगे तो यहाँ पे आपको हड्डी अलग से निकली हुई दिखाई देती है। कुछ बच्चों में या कुछ बालकों में तो ये एकदम बाहर निकल आता है, इसको हम ठेठा भी बोलते हैं। तो ये बाहर निकला हुआ जो भाग है एडम्स एप्पल कहलाता है, ये स्वर यंत्र कहलाता है। और जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो यहाँ पे अगर हम हाथ रखेंगे तो हमको वाइब्रेशन महसूस होता है, तो ये कंपन होता है। और जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं तो यहाँ पे जो कंपन उत्पन्न होता है वो हमारे मुंह के पास उपस्थित वायु के कणों को भी कंपित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये कंपन जो यहाँ से उत्पन्न होगा वो यहाँ से होता हुआ जिस व्यक्ति को सुनाना है या जो व्यक्ति सुन रहा है उसके कान तक पहुँचता है। और कान तक पहुँचने के बाद भी क्या होता है ये हम देखेंगे, वो भी अंदर जाके जो कान का पर्दा होता है उस पे जाके वो कंपन, वायु का कंपन जाके वहाँ पे इफ़ेक्ट डालता है। और उसके बाद जो है अंदर जो है उसके संकेत जो है वो मस्तिष्क तक जाते हैं। तो इस प्रकार हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं कंपन से और उसको सुन सकते हैं। ये पूरी एक प्रोसीजर होती है। तो इसमें हम आगे देखेंगे। देखिए मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, इसको कंठ कहा जाता है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखने पर एक कठोर उभार हम देख सकते हैं। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। जो हमारी श्वास नली है उसके ऊपरी सिरे पर, मतलब यहाँ पे उपस्थित होता है। वाक्य यंत्र कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। तो यहाँ पे दो वाक तंतु होते हैं जिनसे वायु को निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित हो जाते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न होने के कारण वाक तंतु का कंपित होना है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशी तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब तंतु ढीले और मोटे हो जाते हैं। तो देखिए तंतु जो है वो ढीले होते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे नेत्र लेंस की जो संयोजन क्षमता होती है उसी प्रकार ये कार्य करते हैं। तो उससे जो ध्वनि है उसकी तीव्रता प्रभावित होती है। इसके पश्चात हम देखेंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है और महिलाओं की लगभग 5 mm छोटे होते हैं, मतलब 15 mm के होते हैं। पुरुषों और महिलाओं की जो वाक ध्वनियों में जो अंतर है वो इन्हीं तंतुओं के आकार में भिन्नता से होती है। जहाँ पे वाक तंतु की लंबाई ज़्यादा है तो आवाज़ मोटी हो जाती है और वाक तंतु की लंबाई कम है तो आवाज़ पतली हो जाती है। इस प्रकार हम नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि जब हम बोल रहे हैं मतलब हमारे वाक तंतुओं में कंपन हो रहा है और वो कंपन जो है वो किसी माध्यम के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। तो वो माध्यम होता है वायु। जहाँ पे भी वायु उपस्थित है वहाँ पे हम बोल सकते हैं, या वायु के अलावा फिर कोई दूसरा माध्यम होना चाहिए, धात्विक, अधात्विक या ठोस माध्यम उपस्थित हो, जिससे कि हम अपनी ध्वनि तंतुओं के द्वारा जो उत्पन्न वाइब्रेशन है उसको दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकें। तो इसके बारे में देखिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि जैसे बचपन में जो टेलीफोन वाला गेम्स बच्चे खेलते हैं जिसमें कि एक धागे के दोनों ओर कुछ मेटल्स के बॉक्स बनाकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं, तो ये भी वही कारण होता है क्योंकि वो ध्वनि के माध्यम से वो जो वाइब्रेशन कंपन के माध्यम से ध्वनि जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। इसके अलावा अगर किसी बर्तन में निर्वात बना दिया जाए तो वहाँ अगर या कोई निर्वात वाली स्थान हो तो वहाँ पे ध्वनि हमको नॉर्मली सुनाई नहीं देगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अंतरिक्ष में, स्पेस में जहाँ पे निर्वात होता है वहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री आते हैं वो नॉर्मली जैसे हम लोग यहाँ धरती पर बात कर सकते हैं वैसे बात नहीं कर पाते हैं, वहाँ उनको बात करने के लिए इशारों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ध्वनि का एक और महत्वपूर्ण गुण है
कि ध्वनि जो है वो ठोसों में भी गमन करती है, और वास्तविकता में ध्वनि की गति जो है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और उसके बाद गैस में होती है। तो धातुएं जैसे लोहा, स्टील, इस्पात, इसमें ध्वनि की गति बहुत अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। इसके पश्चात हम ध्वनि को अपने कानों से सुन सकते हैं। तो देखिए, ध्वनि को सुनने के लिए